वाकई डरिए, आपकी दिल्ली में है, क्योंकि आपके बच्चे दिल्ली में डूब सकते हैं, वो करंट से चिपक सकते हैं, वो अस्पतालों में चल सकते हैं, वो हर जगह जोखिम में है। इसीलिए दिल्ली में डर लगता है। दिल्ली में डर क्यों लगता है, ये ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग में हुए हादसे के बाद से एक बार फिर साफ दिखने लगा है। दिल्ली में बारिश होती है अमूमन, जैसा कि हर फुहार के बाद दिल्ली डूबने लगती है। पिछले शनिवार को भी डूबने लगी। ओल्ड राजेंद्र नगर की यह सड़क भी डूबने लगी, जिसके किनारे मौजूद थी राव आईएएस कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग। वहां 3 फीट तक पानी भर चुका था। सड़क पर पूरा सैलाब था और इस इमारत के तहखाने में लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे कुछ नौजवान, तभी एक कार सैलाब को चीरती हुई गुजर गई। पानी की लहर उठी और राव आईएएस कोचिंग के तहखाने के ऊपर पानी रोकने के लिए बना लोहे का एक गेट टूट गया। सड़क का पानी सीढ़ियों से होता हुआ तहखाने में भरने लगा तो लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्र छात्रा ऊपर भागने लगे। ऊपर आ जाओ, सब जने बच्चों सब ऊपर आ जाओ, चलो गाइस ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, बच्चे आ जाओ ऊपर जल्दी प्लीज। नीचे उतरते पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सीढ़ियों पर चलना मुश्किल था। फिर भी विद्यार्थी बाहर निकलते रहे। गाइस 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 क्विक 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 क्विक, अरे जल्दी आ जाओ ऊपर। कोई नीचे रहा तो नहीं? नीरज कोई नीचे तो नहीं रहा? यहाँ पे लोग 2 लाइब्रेरी बनाए, एक एग्जिट है उसका, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है। 25 मिनट में मैम आप समझिए पानी 12 से 13 फीट तक पहुँच जाता है। मतलब कितना बड़ा सिस्टम फेल हुआ। यहाँ पे पानी तुरंत जो है जमा होता है, कोई जो है यहाँ पे जो है इतनी सुनवाई नहीं होती। कंप्लेंट किया जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तब तक बिजली कट चुकी थी। लाइब्रेरी के अंदर लगा बायोमेट्रिक गेट लॉक हो चुका था। लाइब्रेरी में 3 जानें फंस गई थी। पानी भरता गया और उनका दम घुटता गया। यहाँ पे खुली तारें पानी में तैर रही होती है या मेटल के गेट के साथ अटैच्ड होती है, तो इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। स्टूडेंट्स की लाइफ एवरी टाइम एवरी सेकंड इट्स ऑन अ रिस्क। क्या लाइफ मैटर नहीं करती है बच्चों की? 3 से 4 घंटे लग गए सैलाब में डूबे तहखाने से 3 होनहारों की बॉडी ढूंढने और निकालने में। फिर क्या था, जिनके घरों के चिराग बुझे वो चीखते चिल्लाते रह गए। सियासत में क्या हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। सरकार में क्या हो रहा है, कार्रवाई के ताबड़तोड़ आदेश। एमसीडी में क्या हो रहा है, जांच पड़ताल, सीलबंदी की खानापूर्ति। पुलिस क्या कर रही है, हादसे के जिम्मेदारों की धरपकड़, पूछताछ। नौजवान क्या कर रहे हैं, मृतकों के घायलों के लिए मुआवजे की मांग। कुछ दिनों तक ये लड़ाई चलेगी, फिर दिल्ली अपनी राह, दिल्ली वालों की तकदीर अपनी राह। क्योंकि यहाँ चाहिए सबको अधिकार, मगर कोई नहीं जिम्मेदार। पंकज जैन और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर आपको लिए चलते, जहां पर श्रेया यादव के परिवार के बीच में इस समय हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव मौजूद हैं। समर्थ, परिवार से बात कीजिए, परिवार क्या कह रहा है, क्या मांग कर रहा है? एक और तिजोरियां भरती गईं तो दूसरी ओर परिवार सूने होते गए। वैसा ही एक परिवार यूपी का अंबेडकर नगर का है। श्रेया यादव होनहार स्टूडेंट यूपीएससी की, और यहाँ पर देखिए परिवार तो है ही मेरे साथ। उनकी किताबें, उनके नोट्स तमाम आपको दिखाऊंगा मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं। ये उनकी लिखावट में बनाए गए नोट्स आप देखिए, कैमरा मैन नीरज आपको दिखाएंगे। ये श्रेया यादव जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और यूपीएससी की तैयारी यानी कि आईएएस बनने का सपना लेकर वो दिल्ली की ओर गई थी। अप्रैल से उन्होंने कोचिंग, यानी कि मात्र 2 से ढाई महीना हुआ था जब उन्होंने कोचिंग शुरू की थी। तमाम किताबें देखिए उनकी यहाँ पर उनकी रखी हुई हैं। परिवार वाले हैं, ये देखिए उनके नोट्स तमाम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तमाम नोट्स आप श्रेया यादव के देख रहे हैं। परिवार है, परिवार से भी मैं बातचीत करूंगा सीधा और समझूंगा। आप लोग परिवार से हैं, श्रेया अब नहीं है, कितना दर्दनाक पल है आप लोग? श्रेया तो ऐसी लड़की थी सर,
कि हम लोग उसको पूरे जीवन भर जब तक सांस चलेगा नहीं भूल पाएंगे। इतनी होनहार बच्ची, पढ़ने में उसका IAS बनने का सपना था, सारा सपना चूर हो गया उसका। तो उसके माँ बाप का तो क्या हाल है, उनके मुख से तो बात भी नहीं निकल रही है। ये तो हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। ऐसे बेसमेंट में हमारे देश के भविष्य क्यों बैठ के कोचिंग करते हैं? अरे हमारे मंत्री जी तो बुलडोजर चला देते हैं अवैध बिल्डिंगों पर, और वो ऐसे बेसमेंट क्यों बनाते हैं कि जिसमें माँ के सारे सपने माँ बाप के टूट के चूर चूर हो गए। आज मेरी बच्ची इस घर से कैसी छात्रा थी, वो चली गई। आप लोग तो फिगर में उसका चेहरा देख रहे हैं, हम लोग कैसे भूल सकते हैं? अब क्या बताएं सर, अब तो कुछ हाथ भी नहीं आ रहा है। मेरी लड़की बचपन से यहीं खेली होगी, आपके सामने बड़ी हुई होगी। बचपन से ही मेरे साथ वो पढ़ी थी, मेरे विद्यालय में इंटर की थी हमने। उसको हाथ पकड़ पकड़ के इतना बढ़िया पढ़ाया लिखाया, इतनी उसकी अच्छी आदत, अच्छी है फैसिलिटी सब उसको दिया। और आंखों में आंसू भी हैं। हमारे जो है वो कह रही थी हम ऐसी छोटी नौकरी नहीं करेंगे, हम IAS अधिकारी बनेंगे। आज हमारी बच्ची कहाँ गई, IAS अधिकारी नहीं बनी। इसके तो जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है। मैं तो यही कहती हूँ कि प्रशासन जिम्मेदार है। कार्रवाई किस तरह की चाहती हैं? हम तो कार्रवाई ऐसी ही चाहते हैं कि फिर ऐसे माँ बाप के साथ कोई घटना ना घटे। या मान लो मेरे साथ तो जो हो गया, लेकिन और भी जो देश के भविष्य कोचिंग करते हैं, ऐसे बेसमेंट बच्चों के लिए नहीं बनाए जाएं। ऐसे हमारे प्रशासन की तरफ से हमारा न्याय चाहिए। हम आखिरी बार आप लोग की कब बातचीत हुई थी? समर्थ, लौटते हैं हम आपके पास। देखिए उनकी माँ है और वो बोल भी नहीं पा रही हैं। उसके एक दिन पहले बात हुई थी, शाम को 9 बजे। क्या बोली थी वो आपसे? क्या बोली थी? हाल चाल पूछ रही है। माँ मुझे बहुत मोह लग रही है, बहुत मोह लग रही है, सबको बहुत याद आ रही है। वो याद आ रही थी आखिरी कॉल में आप लोग की? हाँ। और क्या बोली थी आप लोगों से? सबको हाल चाल पूछ रही थी। यही मुझे पढ़ाई करना है, मुझे अच्छा से अच्छा मेरा सपना पूरा करके आना है। जब आपको पता चला कि अब आपकी बेटी नहीं है, हमको पता चला, अब हम तो क्या हाथ मीच के रह गए थे रो रो के। आप माँ हैं, किसको जिम्मेदार मानती हैं? ये बोल नहीं पा रही हैं, हालत ये, और परिवार वालों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए, बहुत मुश्किल है परिवार के लिए इस समय कुछ भी कह पाना, और बहुत मुश्किल है उनके लिए भी कुछ कह पाना जो इस समय खामोश बैठे हुए, जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या सिर्फ कोचिंग संचालक इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या वो लोग नहीं है जिनकी तरफ से NOC मिली गई और देखा नहीं गया? उन पर कार्रवाई कब होगी?